जय हिंद बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल झा एग्जाम पेज पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम साइंस के कुछ जीके लेकर के आए हैं और आप इसको देखिए। एसएससी जीडी के लिए और यूपी पुलिस के लिए बहुत ही ज़रूरी है, तो आप इस तरह के क्वेश्चन को ज़रूर देखें और वीडियो पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, दोस्तों में शेयर करना और हमें कमेंट करके बताना। तो हम एक एक करके क्वेश्चन देखते हैं। तो सबसे पहला है कि आलू के अंकुरण के लिए उपयोगी है। तो यहाँ पे इसके लिए सबसे ज़रूरी है जनन, रिप्रोडक्शन होना चाहिए। तो आलू के अंकुरण के लिए उपयोगी है जनन। रक्त में कौन सा तत्व नहीं पाया जाता है? तो रक्त के बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं, बहुत सारे तत्वों से मिलकर, उसमें क्रोमियम नहीं पाया जाता है। तो क्रोमियम याद रखना, रक्त में क्रोमियम बिल्कुल ही नहीं होता है। अगला है नीली क्रांति किससे संबंधित है? तो नीली क्रांति मत्स्य उद्योग से संबंधित है, मछली पालन से संबंधित है नीली क्रांति। याद रखना दोस्तों, नीली क्रांति मछली पालन को कहते हैं। मछली के उत्पादन को बढ़ाने के लिए एक सरकार की योजना थी जिसे नीली क्रांति नाम दिया गया है। अगला है जल का शुद्ध रूप। शुद्ध रूप में पानी किस में पाया जाता है? तो वर्षा के जल में। वर्षा जल में पानी शुद्ध रूप में पाया जाता है, तो वर्षा जल पानी का शुद्धतम रूप है। अब आगे है स्पॉन्डिलिटीज नामक रोग किस अंग को प्रभावित करता है? स्पॉन्डिलिटीज नाम का रोग किसको प्रभावित करता है? तो मेरुदंड को, यानी रीढ़ की हड्डी को, इसी को मेरुदंड कहते हैं। स्पॉन्डिलिटीज नामक रोग किसको प्रभावित करता है? मेरुदंड को, याद रखना। फिर अगला है विद्युत चुंबकीय के रूप में सामान्यतः किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तो ये गलत लिखा हुआ है, विद्युत चुंबक के रूप में, ये गलत क्वेश्चन है इसका ऑप्शन। विद्युत चुंबक के रूप में सामान्यतः किस धातु का प्रयोग होता है? तो यहाँ पे कॉपर लिख सकते हैं, कॉपर का। कौन सा रोग वैक्सीन द्वारा नहीं रोका जा सकता? तो डायबिटीज़ का अभी तक कोई वैक्सीन नहीं बना है, तो याद रखना वैक्सीन के द्वारा नहीं रोका जा सकता। डायबिटीज़ का कोई वैक्सीन नहीं है, मधुमेह जिसको कहते हैं हम। मानव शरीर में सबसे प्रचुर तत्व है, मानव शरीर में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? तो ऑक्सीजन, याद रखना ऑक्सीजन सबसे प्रचुर तत्व है। आगे देखते हैं हम फोटोग्राफी में उपयोगी हाइपो रासायनिक रूप में क्या है? तो सोडियम थायोसल्फेट। फोटोग्राफी में सोडियम थायोसल्फेट का उपयोग किया जाता है, तो सोडियम थायोसल्फेट फोटोग्राफी में उपयोगी हाइपो रासायनिक रूप में सोडियम थायोसल्फेट का उपयोग किया जाता है। अब है आइसक्रीम में जिलेटिन क्यों मिलाया जाता है? जिलेटिन एक कंपाउंड है, तत्व है, तो इसे रवा बनाने के लिए, रवा बनाने से बचने के लिए, मतलब उसके क्रिस्टलाइजेशन फॉर्म से बचने के लिए आइसक्रीम में जिलेटिन मिलाया जाता है। गोबर गैस का प्रमुख अवयव कौन सा है? तो गोबर गैस का प्रमुख अवयव मीथेन गैस है, यानी गोबर गैस प्लांट में मीथेन गैस बनता है। तो याद रखना गोबर से क्या बनता है? मीथेन गैस बनता है। मिर्गी एक बीमारी है जो हमारे स्नायु प्रणाली को प्रभावित करता है, नर्वस सिस्टम को प्रभावित करता है। स्नायु प्रणाली मतलब नर्वस सिस्टम। तो मिर्गी एक बीमारी है, स्नायु सिस्टम को हमारे क्या करता है? प्रभावित करता है, उसको डैमेज करता है। आगे देखते हैं मानव रक्त का पीएच लगभग कितना होता है? तो 7.4। तो मानव शरीर के रक्त का पीएच 7.4 होता है। पीएच से कहने का मतलब पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। तो मानव रक्त का पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन पीएच स्केल कितना होता है? 7.4। ये बेसिक नेचर का होता है। 7 से ज़्यादा जिसका पीएच होता है वो बेसिक होता है, तो रक्त हमारा बेसिक नेचर का होता है। पोर्टलैंड सीमेंट का संपूर्ण मुख्य घटक कौन कौन है? पोर्टलैंड सीमेंट का मुख्य संगठक कौन कौन है? इसमें कौन कौन से तत्व मिलाए जाते हैं? तो आप याद रखना चूना, सिलिका तथा मैग्नीशिया। याद रखना चूना, सिलिका तथा मैग्नीशिया। पोर्टलैंड सीमेंट का मुख्य संगठक कौन कौन है? चूना, सिलिका तथा मैग्नीशिया। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? तो रतौंधी विटामिन ए की कमी से होता है, जिसको नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं, रात को दिखना बंद हो जाता है, तो रतौंधी कहते हैं उसे। तो ये विटामिन ए की डिफिशियंसी से होता है, विटामिन ए की कमी से होता है। अब अगला है एनाटॉमी। एनाटॉमी विज्ञान की वह शाखा है जिसका संबंध, एनाटॉमी में किस चीज़ का हम अध्ययन करते हैं? तो प्राणी और पौधे की रचना से संबंधित है।
प्राणी विज्ञान और पौधे का, उसको हम एनाटॉमी कहते हैं। तो एनाटॉमी से प्राणी और पौधों के का संबंध है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा यूनिट है। तो रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा यूनिट हम क्या कहते हैं? अणु कहते हैं। अणु, रासायनिक यौगिक मतलब केमिकल कंपाउंड का, यौगिक मतलब कंपाउंड। तो कंपाउंड किससे बनता है? तो अणु से बनता है। अणु मतलब मॉलिक्यूल से बनता है। अगला क्वेश्चन है, कार्बन का न्यूनतम प्रतिशत किस में पाया जाता है? तो पिटवा लोहा, यदि लोहा में पूछे तो पिटवा लोहा में कार्बन की मात्रा सबसे कम होता है और ये मजबूत भी होता है। अगला है, किसकी कमी के कारण अवरक्तता होती है? अवरक्तता, लोहा की कमी के कारण अवरक्तता होती है। इसी से होमोग्लोबिन बनता है। तो ये लोहा हमारा तत्व है जो जिसकी कमी से क्या होता है? ब्लड में अवरक्तता होता है, याद रखना। मरकत किससे बनाया जाता है? तो याद रखना, मरकत बेरिलियम से बनाया जाता है। तो ये बेरिलियम से बनाया जाता है, याद रखना। अगला क्वेश्चन है वॉशिंग सोडा क्या है? वॉशिंग सोडा क्या है? सोडियम कार्बोनेट को हम क्या कहते हैं? वॉशिंग सोडा, यानी सोडियम कार्बोनेट से वॉशिंग सोडा बनाया जाता है, जिसको धावन सोडा के नाम से भी जानते हैं, कपड़ा धोने के सोडा। तो ये वॉशिंग सोडा है, याद रखना। वॉशिंग सोडा कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट क्या है? सोडियम कार्बोनेट, इसको कहेंगे Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट। अब आता है रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है। रेक्टिफायर का प्रयोग AC को DC बनाने में, अल्टरनेट करंट को डायरेक्ट करंट बनाने में किया जाता है। रेक्टिफायर का प्रयोग किस में किया जाता है? AC को DC बनाने में। अब दूध का खट्टा होना, दूध खट्टा होता है, उसमें लैक्टिक एसिड पाया जाता है। दूध में कौन सा एसिड पाया जाता है? लैक्टिक एसिड, इसलिए दूध खट्टा हो जाता है। दही में पूछे तो दही में भी क्या होता है? लैक्टिक एसिड के कारण दही क्या होता है? खट्टा होता है। नींबू, नारंगी, ये सारे साइट्रस फ्रूट है, इसमें एसिटिक अम्ल पाया जाता है, याद रखना। जो भी खट्टे फल होते हैं तो उसको साइट्रस फ्रूट कहते हैं, इसमें एसिटिक अम्ल पाया जाता है, याद रखना। नींबू में, संतरे में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। दोस्तों, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। आप अभी झा एग्ज़ाम पे इस प्लेटफॉर्म पर पढ़ रहे हैं। ये SSC, रेलवे, बैंक, यूपी पुलिस, बिहार पुलिस, DSSB और इस तरह के जो भी ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम होते हैं, इस एग्ज़ाम की तैयारी कराते हैं और हम उसे सहयोग करते हैं। तो इसलिए वीडियो पसंद आए तो आप इसे ज़रूर सब्सक्राइब करना, दोस्तों में शेयर करना। और हम देखते हैं एक एक करके अगला क्वेश्चन फिर। तो आगे है, प्याज और लहसुन में गंध होता है। प्याज और लहसुन में एक विशेष प्रकार के गंध पाए जाते हैं, वो किसकी वजह से पाया जाता है? तो याद रखना, ये पोटेशियम की वजह से पाया जाता है। किसकी वजह से? पोटेशियम। प्याज और लहसुन में जो एक विशेष प्रकार के गंध पाए जाते हैं वो किसकी वजह से पाए जाते हैं? पोटेशियम के कारण। और देखिए, मतदाताओं के हाथ में लगाए जाने वाला इंक, वोट डालते समय जो स्याही उंगली में लगाई जाती है वो सिल्वर नाइट्रेट होता है। वो कौन सा होता है? सिल्वर नाइट्रेट नाम का केमिकल होता है जो जल्दी मिटता नहीं है, सूख जाने पर वो मिटता नहीं जल्दी। तो सिल्वर नाइट्रेट, यानी वोटिंग के समय जो स्याही लगाई जाती है हाथ में, वो क्या होता है? सिल्वर नाइट्रेट होता है। अगला है, दूध का खट्टा होना, यह भी बताया हमने, ये लैक्टिक अम्ल के कारण, याद रखना। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया यहाँ पे। सबसे छोटी हड्डी, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कान की हड्डी होती है। कौन सी हड्डी होती है? कान की हड्डी। इसको स्टेपीज कहते हैं, स्टेपीज, याद रखना। कान की हड्डी सबसे छोटी हड्डी होती है। अगला है, सबसे बड़ी हड्डी। सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? तो जांघ की हड्डी, फीमर, इसको हम क्या कहते हैं? फीमर। ये सबसे मजबूत भी होता है, याद रखना। तो जांघ की हड्डी सबसे बड़ी होती है, इसको हम क्या कहते हैं? फीमर कहते हैं। भारत द्वारा छोड़ा गया पहला उपग्रह है, ये अगला क्वेश्चन है हमारा। भारत द्वारा छोड़ा गया सबसे पहला उपग्रह कौन सा है? तो आर्यभट्ट है। आर्यभट्ट सबसे पहला सैटेलाइट भारत ने छोड़ा था, आर्टिफिशियल सैटेलाइट इसको हम कहेंगे। सबसे पहला आर्टिफिशियल सैटेलाइट कौन सा है? आर्यभट्ट। चेचक की खोज, चेचक के टीके की खोज किसने की थी? चेचक का टीका किसने बनाया था? एडवर्ड जेनर ने। तो याद रखना, जेनर।
तो एडवर्ड जेनर ना याद रहे तो जेनर याद रखना जरूर, उसी से ऑप्शन आपका पता चल जाएगा। चेचक के टीके की खोज किसने की थी? तो एडवर्ड जेनर ने। आगे है डीएनए संरचना का मॉडल दिया। डीएनए संरचना के बारे में कौन बताया? डीएनए के जो स्ट्रक्चर है उसको वाटसन और क्रिक ने याद रखना। वाटसन और क्रिक, सेल के अंदर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में क्रोमोसोम के ऊपर डीएनए, और डीएनए का पूरा नाम डाइऑक्सी न्यूक्लिक एसिड होता है, जिसको वाटसन और क्रिक ने इसके बारे में हमें पूरी जानकारी दी थी। ठीक है, हम आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? यदि किसी को टाइफाइड हो जाए, क्रिटिकल कंडीशन में हो, तो हमारा आंत प्रभावित होता है, याद रखना, इंटेस्टाइन। टाइफाइड से कौन सा अंग प्रभावित होता है? आंत। टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? आंत। अब यह है ध्वनि का तारतम्य किस पर निर्भर करता है? तो उसकी फ्रिक्वेंसी पे, निर्भर करता है, आवृत्ति पे निर्भर करता है तारतम्य। तो याद रखना, तारतम्य जो होता है तो किस पे निर्भर करता है? फ्रिक्वेंसी पे, उस वेव का फ्रिक्वेंसी कितना है उस पे। तो कहता है बल गुणनफल है, तो बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण, याद रखना, यानी F बराबर ma होता है, मास गुणे एक्सेलरेशन। ठीक है। कोविड-19 रोग फैलता है, तो आपको पता ही है, कोविड आपने देखा होगा, कोविड के समय में ये वायरस से होता है। ठीक है, कोविड का जो फैलाने का वाहक है वो है वायरस। आगे है प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है? तो प्रोटीन का संश्लेषण राइबोसोम, याद रखना, प्रोटीन का सिंथेसाइसिस कहाँ होता है? तो राइबोसोम्स में, याद रखना, प्रोटीन का सिंथेसिस राइबोसोम में होता है, यानी प्रोटीन का संश्लेषण जो होता है वो राइबोसोम में होता है। ये सेल के अंदर पाया जाता है, कोशिका के अंदर पाया जाता है, ये कोशिकांग है एक। आगे हम पढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन है निमोनिया। निमोनिया रोग मानव शरीर को किस अंग को प्रभावित करता है? निमोनिया से हमारे शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो याद रखना, ये फेफड़ा सबसे ज़्यादा डैमेज होता है। यदि किसी को निमोनिया हो जाए तो निमोनिया रोग मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो फेफड़ा को। आत्महत्या की थैली, ये पढ़ा होगा आपने, कई एग्जाम में पूछे गए हैं ये क्वेश्चन। तो आत्महत्या की थैली किसको कहा जाता है? तो याद रखना, लाइसोसोम्स को। ये भी कोशिका के अंदर एक ऑर्गेनल्स हैं, कोशिकांग हैं, ये लाइसोसोम्स, याद रखना, आत्महत्या की थैली इसको कहा जाता है। अगला है रक्त उत्तक, किस तरह का उत्तक है? ये कनेक्टिव टिश्यू है, संयोजी उत्तक है, ये जोड़ के रखता है पूरे शरीर में, इसका एक तरह से कनेक्शन होता है, तो इसको हम संयोजी उत्तक करते हैं। रक्त एक संयोजी उत्तक है। अब बताए कोशिका की खोज किसने की थी? तो सबसे पहले कोशिका के बारे में बताया था रॉबर्ट हुक ने। ये पादप कोशिका का पता लगाया था सबसे पहले, उसके बाद में धीरे धीरे जंतु कोशिका के बारे में जानकारी आई। तो रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले कोशिका की खोज की थी। विटामिन किस भाषा का शब्द है? तो विटामिन एक लैटिन भाषा का शब्द है। विटामिन लैटिन भाषा में विटामिन कहा जाता है, विटामिन को। सूर्य के प्रकाश में कौन सा विटामिन मिलता है? तो सूर्य के प्रकाश में विटामिन डी मिलता है, याद रखना, सूर्य के प्रकाश में विटामिन डी मिलता है। किस विटामिन को सौंदर्य विटामिन के नाम से भी जाना जाता है? तो विटामिन ई को, याद रखना, विटामिन ई को सौंदर्य विटामिन भी कहते हैं। तो आगे बच्चों, फिर मैं एक बार आपसे अनुरोध करूंगा कि आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को फैलाएं, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में इसे शेयर करें, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर तो करना ही है आपको, और कमेंट करके हमें ज़रूर बताना एसएससी, रेलवे, बैंक, यूपी पुलिस, बिहार पुलिस या फिर डीएसएसबी, इस तरह के जो भी ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम होते हैं वो आप यहाँ से पढ़ाई कर सकते हैं। तो इसलिए इसे आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आगे हम लेते हैं एक क्वेश्चन और, कहता है औरतों में बांझपन रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो याद रखना, विटामिन ई की वजह से। तो बांझपन जो होता है वो किसकी वजह से? विटामिन ई की वजह से, याद रखना, विटामिन ई। परमाणु में उदासीनता का कण कौन सा है?
परमाणु में उदासीनता का कण कौन सा है? न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन जो होता है उदासीन होता है, इस पर कोई चार्ज नहीं होता। इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज होता है, प्रोटॉन पे प्लस चार्ज होता है और न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता, जीरो चार्ज होता है। याद रखना इसको। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो परमाणु में क्या होता है? परमाणु में जो सबसे उदासीन कण है वो न्यूट्रॉन है। तो आगे देखते हैं, अगला है शुद्ध रक्त। शुद्ध रक्त प्रभावित होता है किसमें? तो धमनी में, शिरा और धमनी। तो धमनी में शुद्ध रक्त प्रभावित होता है और शिरा में अशुद्ध रक्त। याद रखना, शिरा में अशुद्ध रक्त, धमनी में प्योर ब्लड प्रवाहित होता है। अशुद्ध रक्त, यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, वही अभी बता दिया मैंने कि शिरा में क्या होता है? अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। तो याद रखना है इसको, अशुद्ध रक्त शिरा में प्रवाहित होता है। आगे है, कौन से गैस फूलों का रंग उड़ा देती है? तो क्लोरीन गैस। याद रखना, फूलों का रंग उड़ा देती है, तो ये क्लोरीन गैस है। लेड पेंसिल बनाने के उपयोग में कौन सा पदार्थ होता है? तो ग्रेफाइट। यानी पेंसिल बनाने में पेंसिल ग्रेफाइट का यूज किया जाता है, जिससे हम लिखते हैं वो ग्रेफाइट है। तो पेंसिल बनाने में, लिखने के लिए जो पेंसिल यूज करते हैं उसमें ग्रेफाइट होता है। अगला है, वायुमंडल में कौन सी अक्रिय गैस नहीं पाई जाती है? तो रेडॉन। हमारे वायुमंडल में रेडॉन नाम की अक्रिय गैस नहीं पाया जाता है। अक्रिय गैस है हीलियम, नियन, ऑर्गन, क्रिप्टन, जेनन और रेडन। तो ये रेडॉन जो है ये हमारे एटमॉस्फेयर में नहीं है, पृथ्वी पर नहीं है, ये स्पेस में, जब साइंटिस्ट लोग स्पेस गए थे, स्पेस में, उस समय स्पेस में इस गैस का पता चला था, तो रेडॉन। तो ये इनर्ट गैस है, अक्रिय गैस है, लेकिन ये हमारे एटमॉस्फेयर में, हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में ये नहीं पाया जाता है। यहाँ पर पाया जाता है हीलियम, नियन, ऑर्गन, क्रिप्टन, जेनन और रेडन। अगला है, कृत्रिम वर्षा के लिए, कृत्रिम आर्टिफिशियल रेन के लिए किस चीज़ का उपयोग किया जाता है? तो सिल्वर आयोडाइड। सिल्वर आयोडाइड का क्या करते हैं? छिड़काव करते हैं, जिससे क्या होता है? कृत्रिम वर्षा होती है। तो सिल्वर आयोडाइड याद रखना, कृत्रिम वर्षा के लिए सिल्वर आयोडाइड। आगे देखते हैं, कांसा किसकी मिश्र धातु है? किन दो धातुओं का मिश्र धातु है ये? तो कांसा, तांबा और टीन। याद रखना, तांबा और टीन से क्या बनाते हैं? कांसा बनाते हैं। तो कांसा, तांबा और टीन का मिश्र धातु है। हेमोपैथिक के जनक कौन हैं? तो हेमोपैथिक के जनक डॉक्टर सैमुअल हैनमैन, ये जर्मनी के थे, जर्मनी के। तो हेमोपैथिक के जनक इन्हीं को माना जाता है, डॉक्टर सैमुअल हैनमैन को। विश्व हेमोपैथी के दिवस, विश्व हेमोपैथी दिवस के रूप में कब मनाया जाता है? तो 10 अप्रैल को। विश्व हेमोपैथी दिवस 10 अप्रैल को। जीव विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? तो जीव विज्ञान के जनक अरस्तु को कहते हैं। याद रखना, जीव विज्ञान के जो जनक माना जाता है, फादर कहा जाता है अरस्तु को। अगला क्वेश्चन है, हरी मेहंदी में कौन सा पदार्थ पाया जाता है जिसके कारण वो लाल हो जाता है? मेहंदी लगाने पर हाथ लाल हो जाता है, तो क्या पाया जाता है इसमें? तो इसमें लासोन। याद रखना, हरी मेहंदी में कौन सा तत्व पाया जाता है जिसकी वजह से वो लाल कलर छोड़ता है? तो लासोन। अगला है, मानव का अध्ययन क्या कहलाता है? मानव का अध्ययन, इंसान का अध्ययन को क्या कहते हैं? एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी विषय में हम क्या करते हैं? मानव के बारे में अध्ययन करते हैं, मानव की शारीरिक संरचना के बारे में अध्ययन करते हैं हम। अगला है, छिपकलियों का अध्ययन को क्या कहा जाता है? छिपकलियों के अध्ययन को कहा जाता है सेरोलॉजी। छिपकलियों के बारे में हम पढ़ते हैं, तरह तरह के उनके प्रजातियों के बारे में, उस सेरोलॉजी में हम अध्ययन करते हैं। उष्मा के अध्ययन को हम थर्मोडायनामिक्स कहते हैं। इसमें हीट से संबंधित हम जानकारी प्राप्त करते हैं, उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानते हैं। थर्मोडायनामिक्स में उष्मा के बिहेव के बारे में पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में उदासीन कण कौन सा होता है? तो मनुष्य में यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, मनुष्य में परमाणु लिखना है यहाँ पे, परमाणु में। तो ये क्वेश्चन अभी आया था, उदासीन कण कौन सा होता है? तो अभी मैंने बताया था न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये कहाँ पाया जाता है? तो ये परमाणु में पाया जाता है, एटम में।
तो एटम को जब ब्रेक किया गया था 3 मेन कण निकले थे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन जो है उस पर क्या होता है, 0 चार्ज होता है, ये न्यूट्रल होता है, उदासीन होता है। तो यहाँ पे ये मिस्टेक था, परमाणु में उदासीन कण कौन सा होता है, न्यूट्रॉन। अगला है ध्वनि का तारतम्य किस बात पर निर्भर करता है, तभी बताया था, ये रिपीटेड क्वेश्चन फिर आ गया, आवृत्ति पे। अगला है मैग्नीशियम का संकेत क्या होता है, इसका सिंबल क्या होता है, Mg, ये कैपिटल होगा M, यहाँ पे M, ये G होगा स्मॉल। मैग्नीशियम का संकेत क्या है, Mg। बल का ऐसा मात्रक, तो ये आपको पता ही है, न्यूटन। बल का ऐसा मात्रक क्या होता है, न्यूटन। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है पौधों के पत्तियों से वाष्पीकरण क्या कहलाता है, तो वाष्पोत्सर्जन। क्या कहलाता है, याद रखना, वाष्पोत्सर्जन। इसको इंग्लिश में हम कहें तो ट्रांसपायरेशन कहते हैं इसको। पौधों से जो पत्ती से पानी इवेपोरेट होता है उस प्रक्रिया को वाष्पीकरण कह लें, इवेपोरेशन, ट्रांसपायरेशन। तो इसको हिंदी में हम कहेंगे वाष्पोत्सर्जन। ठीक है। अब है प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है, प्राकृतिक रबर जो है वो किसका बहुलक है, आइसोप्रीन। याद रखना है, ये एक तत्व है, आइसोप्रीन का बहुलक है। द्रव की चौथी अवस्था कहलाता है, द्रव की चौथी अवस्था क्या कहलाता है, द्रव की चौथी अवस्था प्लाज्मा कहलाता है। द्रव की चौथी अवस्था को क्या कहते हैं, प्लाज्मा। तो याद रखना, द्रव की अवस्था, यहाँ पे द्रव को हटा के पदार्थ कर देते हैं। पदार्थ की चौथी अवस्था क्या होती है, प्लाज्मा। पदार्थ की पहली अवस्था है सॉलिड, ठोस, लिक्विड और गैस। तो यहाँ पे द्रव नहीं, पदार्थ लिख लो। पदार्थ 3 अवस्था आपको पता ही होगा, ठोस, लिक्विड और गैस। और चौथी अवस्था प्लाज्मा हम कह सकते हैं। तो प्लाज्मा की अवस्था जो है वो चौथी अवस्था है। दूध से दही बनने में कौन सा बैक्टीरिया सहायक होता है, दूध से दही बनाने में, तो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। याद रखना, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। आगे है किस अंग को कार्य न करने पर डायलिसिस किया जाता है, तो डायलिसिस उस पेशेंट को किया जाता है जिसका किडनी खराब रहता है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ब्रिक। किस अंग को कार्य न करने पर डायलिसिस किया जाता है, ये डायलिसिस वर्ड देखना। डायलिसिस उसी का किया जाता है, उस पेशेंट का जिसे हम क्या कहते हैं, किस अंग के खराब होने से, तो ब्रिक के खराब होने से, किडनी के खराब होने से। मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या है, तो मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग जो होता है प्रमस्तिष्क कहलाता है। तो प्रमस्तिष्क। राइफल चलाने पर लगने वाला झटका किसके संरक्षण का उदाहरण है, तो रेखीय संवेग। याद रखना, रेखीय संवेग। तो लीनियर मोमेंटम, इसको इंग्लिश में कहेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के सिद्धांत पर यह बेस्ट है। राइफल से गोली चलाते समय हमें झटका का एहसास होना। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम जीन का संश्लेषण किसने किया था, तो ये भारतीय वैज्ञानिक थे, जो भारतीय मूल के अमेरिकन वैज्ञानिक थे, हरगोविंद खुराना। याद रखना, उन्होंने जीन का संश्लेषण किया था। तो जीन का संबंध हरगोविंद खुराना से है। अगला है लाल रक्त कणिकाओं की आयु कितनी होती है, लाल रक्त कणिका की आयु कितनी होती है, तो याद रखना 120 दिन। इसका जो मैक्सिमम लाइफ पीरियड है तो यह है 120 दिन का। अब आता है हृदय का भार। हृदय का भार कितना होता है, लगभग 300 ग्राम का, 300 ग्राम। शरीर में रक्त की मात्रा होती है 5 से 6 लीटर। रक्त में शरीर की मात्रा होती है, शरीर में रक्त की मात्रा होती है 5 से 6 लीटर। याद रखना आप। शरीर में पानी की मात्रा, हमारे शरीर में पानी कितना पाया जाता है, लगभग 70% तक पानी पाया जाता है। आगे है अगला क्वेश्चन, शरीर में रक्त बैंक का काम कौन सा अंग करता है, शरीर में रक्त बैंक का काम कौन सा अंग करता है, तो यहाँ पे लिखिए प्लीहा, जिसको स्प्लीन कहते हैं इंग्लिश में। शरीर में रक्त बैंक का काम कौन करता है, प्लीहा। अत्यधिक शराब के सेवन करने से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो यकृत। याद रखना, यकृत, लीवर। शरीर में अत्यधिक शराब का सेवन करने से हमारा शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो यकृत। श्वेत रक्त कणिकाओं की आयु कितनी होती है, यानी वाइट ब्लड सेल की
आयु कितनी होती है, तो 1 से 3 दिन तक, याद रखना। अभी यहाँ देखा था जो RBC था वो 120 दिन तक, और श्वेत WBC श्वेत रक्त कणिका 1 से 3 दिन तक। प्रकाश तरंगों के किस गुण से उनके अनुप्रस्थ होने का प्रमाण मिलता है, तो ध्रुवन से, याद रखना ध्रुवन। आगे क्वेश्चन है, नर लैंगिक हार्मोन कौन सा है, टेस्टोस्टेरोन। मेल हार्मोन इसे कहा जाता है, तो ये टेस्टोस्टेरोन, याद रखना। नर लैंगिक हार्मोन किसे कहा जाता है, टेस्टोस्टेरोन को, याद रखना, ये टेस्टोस्टेरोन। मादा लैंगिक हार्मोन एस्ट्रोजन को, एस्ट्रोजन आप याद रखना, एस्ट्रोजन को। ल्यूमेन किसका मात्रक है, तो ल्यूमेन ज्योतीय फ्लक्स, ज्योतीय तीव्रता का मात्रक है। क्यूरी किसकी इकाई का नाम है, तो क्यूरी रेडियो एक्टिव धर्मता का SI मात्रक क्या है, क्यूरी है, याद रखना। ये मैडम क्यूरी के नाम पे रखा गया है। आगे क्वेश्चन है, रेडियो एक्टिवता की घटना की खोज किसने की थी, तो रेडियो एक्टिव बैकरेल ने। फोटोग्राफी में मुख्य अंग कौन से होते हैं, फोटोग्राफी में मुख्य अंग होता है, फोटोग्राफी में मुख्य रंग होता है लाल, हरा और नीला। इसको प्राथमिक रंग भी कहते हैं, याद रखना। प्राथमिक कलर पूछे आपसे तो आप क्या कह देना, प्राथमिक रंग। लाल, हरा, नीला को हम प्राथमिक रंग भी कहते हैं। विद्युत बल्ब का तंतु किसका बना होता है, विद्युत बल्ब का तंतु जो फिलामेंट है वो टंगस्टन का बना होता है। इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए टंगस्टन का यूज बल्ब के फिलामेंट बनाने में किया जाता है। अब आता है सफ़ेद स्वर्ण किसे कहा जाता है, याद रखना, तो प्लेटिनम को। नहीं, सफ़ेद सोना इसको कह सकते हैं, सफ़ेद सोना किसे कहते हैं, तो आप कह दें प्लेटिनम को। ठीक है, आगे है, किस रेडियो तत्व के भारत में विशाल भंडार है, कौन से रेडियो एक्टिव एलिमेंट है जो भारत में बहुत ज़्यादा पाया जाता है, तो याद रखना ये थोरियम। केरल में तो बहुत ही ज़्यादा पाया जाता है, केरल की मिट्टी में ही थोरियम मिला हुआ है लगभग। तो किस रेडियो तत्व के भारत में विशाल भंडार है, तो थोरियम। आगे है, मायोग्लोबिन कौन सी धातु होती है, तो लोहा, याद रखना। पेनिसिलिन की खोज किसने की, पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। कुनैन से प्राप्त होता है, कुनैन कहाँ से प्राप्त होता है, सिनकोना। ये मलेरिया की दवाई है कुनैन, सिनकोना के छाल से बनाया जाता है, तो याद रखना कुनैन कहाँ से, सिनकोना। ये मलेरिया की दवाई होती है कुनैन। आगे देखते हैं हम, विद्युत का सर्वोत्तम चालक कौन सा है, कौन सा धातु है, तो सिल्वर, यानी चांदी जो है विद्युत का सबसे बेस्ट सुचालक है। चांदी जो है विद्युत का सबसे बेस्ट सुचालक है, चांदी। इसके बाद यदि किसी धातु का नाम आता है तो वो है सोना। टॉक्सिन एक जहरीला पदार्थ होता है, टॉक्सिक जिसको कहते हैं, जहरीला पदार्थ होता है। एंजाइम की संरचना होती है अमीनो अम्ल से में, एंजाइम कहाँ पाया जाता है, अमीनो अम्ल में। और लास्ट क्वेश्चन हमारा, प्रोटीन का पाचन होता है कहाँ पर, तो छोटी आंत में, स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो इस तरह के कुछ क्वेश्चन थे जो साइंस पर बेस्ड था, साइंस से लिया हुआ क्वेश्चन था, जो आपके MTS और SSC GD और दिल्ली बिहार पुलिस के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आप इसको ज़रूर देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इस वीडियो में बस इतना ही, थैंक यू।